संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। Om Shanti. Good morning, everyone. I welcome you all today to this 7 weeks online Raj Yoga meditation course.
मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस 7 वीक्स के ऑनलाइन राजयोगा मेडिटेशन कोर्स में। So we all seek happiness in different forms from our creator. हम अपने परम पिता परमात्मा से भिन्न भिन्न प्रकार की खुशियां और प्राप्तियां मांगते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये खुशियां चाहिए, धन चाहिए, शौर्य चाहिए, नाम चाहिए, इज्जत चाहिए, तो हम उनसे ये सब चीजें मांगते हैं। There are several people who are on different paths and they are trying to find out that one path for themselves that can lead them to ultimate satisfaction and peace. हर कोई आज different सबके पास विकल्प हैं, इतने सारे options हैं अपने आप को खुशी देने के लिए, कुछ ना कुछ प्राप्ति के लिए लोग तरह तरह की चीजें करते रहते हैं। जैसे कि लोग समझते हैं कि शायद मैं योगा करूंगा, जो कि जिसमें योगा का जैसे हम आज के टाइम पे जो मतलब समझते हैं कि योगा करने से यानी फिजिकल पोस्चर्स करने से, फिजिकल पोस्चर्स में आने से शायद हो सकता है कि मुझे पीस मिले, मुझे शांति मिले, मुझे खुशी मिले। कई बार लोग ये भी ऑप्शन रखते हैं कि लेट्स से कि आज मैं फास्टिंग करूंगा, फास्ट रखूंगा या रखूंगी, तो शायद मुझे तब बहुत खुशी मिलेगी। तो हठ योग है ये, हठ योग को फॉलो करते हैं। कई लोग कोई समाधि ले लेते हैं और कोशिश करते हैं कि वो समाधि लेने के बाद थोड़ा टाइम मतलब चुप्पी साधने के बाद उनको लगता है कि शायद हमें तब खुशी मिलेगी। तो डिफरेंट तरीके की चीजें लोग आज करना चाहते हैं। सिर्फ क्या ढूंढ रहे हैं वो? एक अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन और पीस। लेकिन जो आज हम यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं, हम सब गैदर हुए हैं यहाँ पे, हम देखेंगे कि हम इजी राजयोगा मेडिटेशन से, which is an easy राजयोगा मेडिटेशन, I emphasize, कि हम आसान तरीके से राजयोगा मेडिटेशन कैसे सीख सकते हैं, उसको सीखने के लिए हम सभी यहाँ आए हैं आज। तो let me brief you something about Raj Yoga meditation. This Raj Yoga meditation course is organized by प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो ये जो कोर्स है ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से आज रखा गया है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राज योगा का क्या मतलब होता है। राज योगा जो शब्द है, अगर मैं इसको 2 शब्दों में ब्रेक करूं तो पहला शब्द निकलता है राज, जिसका मतलब होता है राजा। मैं राजा, मैं मालिक, मेरी ओनरशिप, मेरी अथॉरिटी, मैं मालिक हूं अपने मन का। और योगा तो आप सभी मीनिंग जानते हैं। योगा मतलब यूनियन, योगा मतलब कनेक्शन, एस्टैब्लिशिंग अ लिंक विद द गॉड, कोई संबंध जोड़ना, जोड़ होना। तो राज योगा का मतलब होता है, अगर हम इसको कंबाइन करके अब राज योगा का मतलब देखें तो कनेक्शन। राज योगा is a state, is a mental state which allows you to make a connection between I, the soul, and the supreme soul. ये मुझ आत्मा, मैं जो मैं बोलती हूँ, मैं किंग, मैं आत्मा जो हूँ उसका, और सुप्रीम सोल का, परमपिता परमात्मा का एक रिश्ता है, एक कनेक्शन है, जो हम इस राज योगा मेडिटेशन कोर्स में सीखेंगे। 7 वीक्स का जो ये प्रोग्राम है कि कैसे हम खुद के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और फिर कैसे हम अपने परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम राजयोग सीखोगे तो मैं तुम्हें राजाओं का राजा बना दूंगा। तो राजाओं का राजा मतलब, राजाओं का राजा अर्थात जिसने अपनी कर्म इंद्रियों पर, यानी कर्म इंद्रियां माना सेंसेस पर, जिसने राज्य प्राप्त किया, जिसने अधिकार प्राप्त कर लिया अपनी सेंसेस पे, तो वो अपने मन को सहज ही तरीके से वश में कर सकता है। और जैसा कि कहावत भी है कि मन जीते जगत जीत, जिसने अपने मन को काबू कर लिया तो वो सक्सेसफुल हो जाता है लाइफ में और हर जगह। तो इसी के साथ मीनिंग जो हमें समझ में आया राज योगा मेडिटेशन का कि इट इज अ मास्टरी ऑन द सेल्फ।
So I welcome you all once again. Today is on this Sunday, beautiful Sunday morning. I know कि आप सब अपनी अपनी responsibilities को कुछ पूरा करके और कुछ बीच में छोड़ के सभी आप यहाँ पे इकट्ठा हुआ हैं और अपने लिए आपने एक 1 hour निकाला है. You have taken out time for yourself from your busy schedules for your self progress. आप सभी ने जीवन में एक थॉट ली कि मुझे अभी अपने जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाना है. उसके लिए आप लोगों ने जो 1 घंटा निकाला है, this is good. You thought about yourself, and so I welcome you all once again. My name is Shikha and I'm your co-host today, along with the main speaker of this session, Brother Vivek, who will join us shortly and will take the session, which is knowing myself. So before we begin, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने लिए एक शांत एनवायरनमेंट में आप जाकर अपना एक शांत स्थान ढूंढ लीजिए जहाँ पे आप बैठ के हमको इस 1 घंटे के लिए सुनेंगे. So I request you all to find a quiet place for yourself, which is away from all the distractions, and sit in a relaxed state. Take a deep breath in and out. Prepare yourself mentally and physically for this 1 hour today. Concentrate on the things which are being said to you today and try to imbibe. अपने आप में वो values आज आप जो यहाँ से सीख कर जाएंगे, वो values को अपनी life में imbibe कीजिएगा. तो चलिए अब मैं आपको जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम इस मीटिंग के लिए Zoom ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं कुछ गाइडलाइंस से गो थ्रू करवाना चाहती हूँ. अभी आप लोग को कंसर्न होगा कि Zoom ऐप के लिए तो हम बहुत सारे मैसेजेस देखते हैं, WhatsApp पे सर्कुलेट होते हैं कि Zoom ऐप इज नॉट सेफ टू यूज. बट मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर कंप्लीटली सेफ हैं, क्योंकि हम Zoom ऐप जो यूज कर रहे हैं वो एक लाइसेंस्ड वर्जन यूज कर रहे हैं, तो हम फ्री वर्जन यूज नहीं कर रहे हैं. तो इसलिए आपको बिल्कुल आप यहाँ पे कंप्लीटली सेफ हैं. आपको Zoom ऐप बिल्कुल सेफली आप यूज कर सकते हैं. अब मैं आपको कुछ गाइडलाइंस बताना चाहती हूँ Zoom से रिलेटेड कि जब आप ये मीटिंग ज्वाइन करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अपनी माइक इनेबल करने के लिए आपको ज्वाइन ऑडियो ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और उसके बाद कॉल वाया डिवाइस ऑडियो ऑप्शन पे क्लिक करना होगा. आप ड्यूरिंग द सेशन बेटर स्ट्रीमिंग ऑफ द सेशन के लिए, बेटर साउंड क्वालिटी के लिए आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपना ऑडियो म्यूट पे रखें और वीडियो ऑफ मोड पे रखें. It is preferable to use earphones for better sound quality. अगर आपको during the session कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, जिसकी की ऑप्शन वो कैसा दिखता है, हैंड रेज आप कैसे कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रही है कि इस तरीके से आपको एक रेज हैंड की ऑप्शन दिखेगी. आप हमारे साथ चैट भी कर सकते हैं. अगर आपको कुछ भी लिखना है तो आप चैट विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं. ड्यूरिंग द सेशन अगर कोई भी टेक्निकल इश्यूज आपको आते हैं तो आप मेरी टीम मेंबर भव्या को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं. प्लीज डू नॉट कॉल हर, प्लीज व्हाट्सएप हर एट दिस नंबर. यू मे नोट डाउन her number. I give you a few seconds to note down her number, and her number I will also call out her number. It is 837506987. Please note it down. अगर आपको कोई भी टेक्निकल इशू आता है तो you can WhatsApp Bhavya at 837506987. आगे बढ़ते हैं. कुछ और इम्पोर्टेंट 6 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो इस सेशन से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं, वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ. फर्स्ट इज सेल्फ कमिटमेंट. लाइक यू हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन दिस कोर्स. आपने डिसाइड किया कि मुझे ये कोर्स ज्वाइन करना है, तो
I suggest that you complete this course and do not leave it in between. Of course, the reason is that for better understanding, complete understanding, you should understand it completely. Sit with a clean mind and clean body. Of course, the reason is for better results. सेकेंड पॉइंट इज दैट जो आपको जूम मीटिंग लिंक दिया गया है, आपने हमेशा एवरी संडे 10 AM to 11 AM उसी लिंक पर कनेक्ट होना है. कभी ड्यूरिंग द कॉल आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो आप उसी लिंक को क्लिक करके वापस रीजॉइन कर सकते हैं. कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है. आप उसी लिंक को वापस क्लिक कीजिए, आप मीटिंग को वापस ज्वाइन कर सकते हैं. लेट मी ऑल्सो टेल यू अबाउट द शेड्यूल ऑफ द प्रोग्राम. ये प्रोग्राम हर संडे 10 AM से 11 AM के दौरान चलेगा. शार्पली इट विल स्टार्ट एट 10 AM, but it is suggested that you can log in 5 minutes before, like at 9:55 AM, to be able to make yourself see yourself in a relaxed state and put yourself in a meditative mode. इस सेशन के दौरान सेल फोन्स का यूज ना कीजिए, उसको साइलेंट मोड पे ही रखिए. Only if it is very urgent, then only it is advisable to use your phone. You can make notes during this session. For that, you can keep your pen and paper handy. और यही सेशन आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी YouTube चैनल है हमारा, उस पर आपको रिकॉर्डेड सेशन यही वाला आप देख सकते हैं. वो YouTube चैनल का लिंक आपको इस सेशन के बाद भेज दिया जाएगा. तो चलिए आज हम सब मिलके एक नई जर्नी की शुरुआत करते हैं. like a family which is together in a new journey. तो उसके लिए मैं आज आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ. I request you to watch that video very carefully because that video will leave you with a question, and that question will be answered by our brother Vivek, who will join us shortly. But before that, I would like to play that video. Please watch it carefully. Who am I? Am I just this body? When I look into a mirror, what am I looking at? Is that me? Is there more to me than my physical image? When I introduce myself to others, how do I let them know who I am? I may start with my name, my occupation, my relationships, my age, my address, and other descriptions about my life. But these are all physical things. These are all external descriptions of me. Is there more to me than this? Who am I? ओम शांति. तो अभी आप सबने ये वीडियो देखी और जैसा कि मैंने कहा था, this will leave you with a question, who am I? So think about it. हमें जब भी इस वर्ल्ड में पूछा जाता है कि who are you? So like for example, if I have to introduce myself, I would say my name, my age, my qualification. I would talk about my relationships. I would talk about I will tell people about my address. So name, age, qualification, address, all of this. These are external tags. You understand? These are external tags. But like as we say, I am a human being. तो ह्यूमन से रिलेटेड जो एक्सटर्नल टैग्स हैं वो तो उसके बारे में तो हम जरूर बात करते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट दैट बीइंग?
Being is that live, living energy. So आज इसी being के बारे में knowing myself जो topic है हमारा, वो हम जो है विवेक भाई से सुनेंगे, brother Vivek. So before I hand over this session to him, I would like all of you to know about him. He is with Brahma Kumaris since last 6 years, and he's currently working with Delhi Metro as assistant manager. So over to you, Vivek Bhai. Welcome, Vivek Bhai. Over to you. Thank you, Sikha Ben. Om Shanti. Om Shanti Bhai. Am I audible? Yes, brother. Okay, thank you. Is the slide is visible? Yes, brother. Okay, thank you. Om Shanti to everyone. आप सभी का स्वागत है इस 7 दिवसीय राजयोग मेडिटेशन कोर्स में। आज पहला दिन, जैसे आपने वीडियो भी देखा कि नोइंग माई सेल्फ, कि हम कौन हैं हकीकत में, तो वो चीज अभी हम देखेंगे स्लाइड के द्वारा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेडिटेशंस के बारे में कुछ मिथ्स है। जैसे शिखा बहन ने भी बताया कि अलग अलग तरह के मेडिटेशंस होते हैं। किसी में हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, किसी में ब्रीदिंग पे कंट्रोल करते हैं, लेकिन राजयोग का मेडिटेशन जो है खासकर, उसके अंदर हम ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मेडिटेशन नहीं है। तो जनरली लोगों के मन में मिथ होता है इसके बारे में। पहला पॉइंट जो है वो है अब्सेंस ऑफ थॉट्स, यानी कोई विचार ही ना आए मन में, वो मेडिटेशन है। लेकिन ऐसा नहीं है। मेडिटेशन में हम विचार देते हैं, अच्छे पॉजिटिव एलिवेटेड विचार देते हैं। दूसरा है गोइंग ब्लैंक, कि पूरी तरह ब्लैंक हो जाना, किसी भी तरह से कोई भी एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व न करना, नॉट डूइंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना। माना कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, उस समय में मेडिटेशन नहीं कर पाऊंगा। अगर मेडिटेशन करना है तो सब कुछ छोड़ के करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। राजयोग मेडिटेशन ऐसा मेडिटेशन है जो हम कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय, जब चाहें कर सकते हैं। बस एक इसकी कला, इसका स्किल, वो सीखने की जरूरत है। उसी के लिए हम सभी जुड़े हैं आज। तो आपकी स्क्रीन पे एक पैसेज दिखाई दे रहा है, आप इसे पढ़िए, पढ़ने की कोशिश करिए। आई थिंक बहुत मुश्किल हो रही होगी आपको इसको पढ़ने में। आप इसको पढ़िए। मैं चाहूंगा कि हमारे कोई मॉडरेटर एक बार इसको रीड आउट करे थोड़ा। आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर है, इसको हम सुन सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो क्या डिफरेंस है? कंटेंट तो दोनों का सेम है। जो चीज यहाँ लिखी है वही चीज हमने यहाँ भी लिखी है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है? तो आप देख रहे होंगे डिफरेंस आ गया है ब्लैंक स्पेस से। तो स्पेस जो जगह नहीं थी, पहले एक साथ सटा सटा के सारे शब्द, सारे वर्ड लिखे थे, लेकिन इसके अंदर वही शब्द थे, कंटेंट सेम था, लेकिन स्पेस आने से क्लियरिटी बढ़ गई। तो जो राजयोग मेडिटेशन है वो भी यही काम करता है। हमारे जीवन में जो कि बिल्कुल एक पजल लाइफ होती है, बहुत सारे थॉट्स, चिंता के, फियर के, घबराहट के, ये जो विचार होते हैं, हम 24 घंटे बिजी रहते हैं, भाग दौड़ी भरी लाइफ है। लेकिन जो मेडिटेशन है वो ये स्पेस क्रिएट करता है, जिससे हमारे जीवन में क्लियरिटी आती है और हम और भी ज्यादा स्पष्ट रूप से कोई भी काम अच्छे से कर सकते हैं। अब ये स्पेस है जो मेडिटेशन से हमें मिल रहा है, वो कैसे हमें सहायता करने वाला है हमारे आगे के जीवन में। तो पहला जो बिंदु है वो है थिंक लेस, यानी कम सोचना। जनरली हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, लेकिन जब ये हम मेडिटेशन सीख लेते हैं तो हम
कम सोच पाएंगे, कम विचारों पर अपना कंट्रोल कर पाएंगे, जिससे हमें थॉट्स कम आएंगे। थिंक स्लो, ऐसा भी नहीं कम आए, लेकिन स्पीड भी उनकी स्लो होनी चाहिए। जनरली थॉट्स जो हमें फास्ट थॉट्स हमारे चलते हैं, जिससे हमारी एनर्जी ड्रेन आउट होती है। थर्ड जो पॉइंट है वो है थिंक बेटर। स्लो के साथ साथ, कम के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो इसके चलते हमें, जब हम मेडिटेशन सीखते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, तो ये तीनों चीजें, ये मीन्स भी है और एंड्स भी है कि थिंक लेस, थिंक स्लो, थिंक बेटर। ये मास्टरी जब हम ये 7 दिन का कोर्स कर लेते हैं, जब हम ये 7 डे पूरा मेडिटेशन सीख लेंगे, और इस जर्नी में हम सीखेंगे, सीखी अलग अलग टूल्स और टेक्निक से हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अब हम इसमें चलते हैं राजयोग मेडिटेशन के बारे में। जैसे सीखा, बहन ने भी बताया कि राजयोग मेडिटेशन मीन्स मास्टरी ऑफ द सेल्फ। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। राज योगा में से राजा एंड योगा। राजा होता है, किंग होता है। राजा जो चाहे वो कर सकता है। राजा जो आदेश देना चाहे उसकी प्रजा उसको मानेगी, उसके मंत्री उसकी बात मानेंगे, कोई मना नहीं कर सकता। अगर मना करेगा तो उसे सजा मिलती है। तो ठीक वैसे ही ये राजयोग मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हमारी खुद के ऊपर मास्टरी आ जाती है। हम खुद के मालिक बन जाते हैं, हम अपने विचारों के मालिक बन जाते हैं। हम जो चाहें, जैसा चाहें, सही दिशा में कर सकते हैं। और इसका जो दूसरा पॉइंट है योगा, उसका मतलब होता है कनेक्शन, यानी जोड़। तो जब हम ये राजयोग मेडिटेशन सीख रहे होते हैं, इसका अभ्यास कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम खुद से ही कनेक्शन करते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम उस डिवाइन सुप्रीम बीइंग गॉड से हम कनेक्शन की दिशा में आगे बढ़ते हैं। अब हो सकता है हमारा काफियों का रेशनल माइंड होता है, आजकल साइंस का टाइम है, तो हर चीज का हम देखते हैं कि साइंस ने कहाँ प्रूव किया है इस चीज को। तो एक छोटी सी एक संबंध देखेंगे, एक एनालॉजी देखेंगे हम कि मेडिटेशन और ब्रेन में क्या संबंध है। एक छोटी सी झलक उसकी देखेंगे कुछ अगली स्लाइड्स में। हम आपके सामने स्क्रीन पे ब्रेन वेव्स दिखाई दे रही हैं। 4 तरह की ये वेव्स हैं, किरणें हैं, तरंगे हैं। हमारे ब्रेन में 4 तरह की वेव्स होती हैं, जो कि पीछे से लेके हमारे आगे के ब्रेन तक मूवमेंट कर रही होती हैं। इनको हम इलेक्ट्रिकल वेव्स से जानते हैं। कि सबसे ऊपर आप देख रहे हैं वो है बीटा वेव्स, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ये तरंगे हमारे ब्रेन में उस समय प्रवाहित होती हैं जब हम जागे हुए होते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, नॉर्मल स्थिति में होते हैं। उसके बाद जो नीचे दिखाया है अल्फा वेव्स। अल्फा जो तरंगे होती हैं वो जब हम रिलैक्स स्टेट में होते हैं, काम होते हैं, कुछ सोच नहीं रहे होते हैं, जैसे कि आप सभी इस समय सुन रहे हैं हमें, तो आप अल्फा स्टेज के अंदर हैं, क्योंकि आप कंसंट्रेटेड हैं किसी पर्टिकुलर चीज पे, आप कोई ज्यादा थॉट्स खुद को नहीं दे रहे हैं इस समय। तो ये अल्फा स्टेज। और जब थॉट्स की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी जो विचारों की संख्या और कम होती है, तो उसको बोलते हैं थीटा स्टेज। ये स्टेज तब आती है जब हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं या फिर हम रिलैक्सेशन का अभ्यास करते हैं। सबसे नीचे जिसमें सबसे कम हमें दिख रहा है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी, वो जब हमें डीप ड्रीमलेस स्लीप जब आती है, बिना सपनों वाली अच्छी मीठी नींद जिसको बोलते हैं, वो जब होती है तब जाके हमारी डेल्टा फ्रीक्वेंसी बनती है। अब सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जब हम जो हम नीचे जाते हैं, इसमें बीटा से डेल्टा की तरफ जाते हैं, तो हमारा रिलैक्सेशन बढ़ता है, माइंड और बॉडी दोनों का रिलैक्सेशन बढ़ता है, यानी उनको आराम ज्यादा मिलता है और वो जल्दी रिकवर कर पाते हैं किसी भी बीमारी से, शरीर के टॉक्सिन्स को खत्म कर पाते हैं। जितने ज्यादा हम डेल्टा और थीटा स्टेज में रहेंगे, उतना हम उसमें रिकवर जल्दी कर पाएंगे, उतने ज्यादा हम बॉडी और माइंड को रिलैक्स फील करा पाएंगे। तो मेडिटेशन में हम जब अभ्यास करते हैं तो हमारी स्टेज जो नॉर्मली बीटा और अल्फा रहती है, वो अल्फा और थीटा स्टेज में रहने लगती है, जिससे हमारा माइंड और बॉडी दोनों रिलैक्स रहते हैं। तो आगे एक वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया है, उसकी ओर आपको लेके चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर सामने जो मेडिटेशन ट्रेनिंग रिसर्च दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं 2 आपको ग्राफ दिख रहे हैं। बाईं तरफ जो दिखाई दे रहे हैं वहां पर रिलैक्सेशन के बारे में बताया है कि जो पीले कलर में है वो लोग थे, उनका ग्रुप बनाया, एक जो मेडिटेशन करते हैं, एक जो नहीं करते हैं।
तो जिनको मेडिटेशन करवाया 8 सप्ताह के लिए यानी 8 वीक्स के लिए जिनको मेडिटेशन करवाया और हर दिन उनको 15-15 मिनट का मेडिटेशन करवाया गया, तो जब 8 सप्ताह के बाद जब मेजर किया गया उनका ईईजी के द्वारा, ईईजी एक मशीन होती है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, जो कि माइंड की जो वेव्स है इनको मेजर करती है। जैसे दिल की धड़कन को ईसीजी के द्वारा मेजर करते हैं, ठीक वैसे ही ब्रेन की जो तरंगे होती हैं, वेव्स होती हैं, उनको ईईजी जो मीटर होता है उसके द्वारा मापा जाता है। जब ये मापा गया 4 सप्ताह के बाद में, तो देखा गया जो रिलैक्सेशन लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, जो आराम की स्टेज थी, जो रिलैक्सेशन मिला, जो उनकी ब्रेन की वेव को मेजर किया, तो पता लगा, आप देखिए ग्राफ ऊपर जा रहा है पीले वाला। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने मेडिटेशन किया था, लेकिन जिन्होंने मेडिटेशन नहीं किया था, जो नीली आपको तरंगे दिख रहे हैं, वो नीचे ही रहा और नीचे गिरता गया ग्राफ। तो ये रिलैक्सेशन बढ़ा, माना थीटा वेव जो थी, जो कम विचारों वाली वेव थी, वो थॉट्स हमारे ज्यादा चले। राइट साइड में आप देखिए एक और ग्राफ दिख रहा है, वो है जो कॉन्शियस थॉट्स हम देते हैं, हम जो विचार देते हैं, उसका ग्राफ उन्हीं लोगों के बीच में वापस एक खींचा गया, इसका अध्ययन किया गया, तो पता लगा कि 8 सप्ताह के बाद में जो मेडिटेशन करने वाले थे, उनका जो ये जो थॉट्स हैं, वो देखिए आप कॉन्शियस थॉट्स हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन जो कंट्रोल ग्रुप थे जिन्होंने मेडिटेशन नहीं किया था, उनमें कमी नहीं दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब है, जब इसको हम प्रैक्टिकली जब करके देखते हैं कि मेडिटेशन डेफिनेटली हमारी रिलैक्सेशन को बढ़ाता है, हमारी जो वेव्स है, ब्रेन वेव्स, उनको कम करता है, जिससे हमें रिलैक्सेशन मिलता है, हमारे माइंड बॉडी दोनों को आराम मिलता है, वो रिकवर कर पाते हैं किसी भी बीमारी से और उसका सामना कर पाते हैं बड़ी मजबूती से। तो उम्मीद है आपको बहुत क्लियर हुआ होगा इस साइंटिफिक चीज से, पता लगा होगा कि हमारा रेशनल माइंड होता है और कई दफा हम चाहते हैं कि हम वैज्ञानिक पहलू भी इसका जानें। तो हमने जाना कि कैसे मेडिटेशन हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड पर और बॉडी दोनों पर पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट डालता है। अब आपकी स्क्रीन पे एक कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, उसका कीबोर्ड भी है, माउस भी दिख रहा है, सीपीयू भी है और प्रिंटर भी रखा हुआ है। हमें पता है कुछ हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर जो चीजें हमें दिखती है कंप्यूटर में, जैसे कि कीबोर्ड और ये चीजें हमने देखी, सॉफ्टवेयर होता है इसके अंदर जो चीज होती है। जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल हमें दिखता है, लेकिन सिम उसके अंदर डालते हैं, मेमोरी कार्ड उसके अंदर डालते हैं। जब तक सिम कार्ड है मोबाइल में नहीं डालेंगे तब तक वो काम नहीं करेगा, हम बात नहीं कर सकते, किसी को कॉलिंग नहीं कर सकते। अगर हमें डेटा कनेक्टिविटी चाहिए या हमें नेटवर्क कनेक्टिविटी चाहिए, तो दोनों के लिए हमें सिम कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो ठीक वैसे ही कंप्यूटर में भी होता है। तो एक हार्डवेयर पार्ट है, एक सॉफ्टवेयर पार्ट है। तो जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, आप देखिए स्किन, आंखें, जीभ, हमारी नाक, हमारे कान, तो ये इनपुट्स हैं, इनसे हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कोई भी काम करते हैं। वो हमारा माइंड की स्क्रीन पे हमारे वो थॉट्स आते हैं अलग अलग। फिर जो जो ब्रेन है वो हार्डवेयर है, ब्रेन हार्डवेयर है, लेकिन जो कंट्रोलिंग जो सॉफ्टवेयर है, तो हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर समझा कि जो हमारा इनर जो पार्ट है वो सॉफ्टवेयर है और जो आउटर एक्सपीरियंस जो हमें दिखते हैं वो हार्डवेयर है। और उसी के आधार पे हम जो भी काम करते हैं, प्रिंटर जो दिख रहा है उससे हम जो भी एक्शन लेते हैं, मोटर ऑर्गन जो भी हमारे हैं, कि कोई विचार आया गुस्से का तो वो हम या तो आंखों से दिखाएंगे, किसी को गुस्सा आता है तो वो आंखों से डिस्प्ले करता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं या हमें पता लग जाता है, तो वो उसको प्रतीत करता है आउटपुट के रूप में। तो हम उसको देखें कि आई एम द प्रोग्रामर ऑफ माई इनर वर्ल्ड। तो जो हमारा इनर वर्ल्ड है उसका मैं प्रोग्रामर हूँ, ये चीज हमें समझनी है। मैं उसको जो भी काम करवाना है, अब जो भी कार्य मेरे को कंप्यूटर से करवाना है, तो उसको कुछ भी कमांड दूंगा, कोई भी काम, जैसे कि वीडियो प्ले करना है या कोई किताब पढ़नी है उसके ऊपर, तो वो कौन देगा? वो मेरा इनर वर्ल्ड करेगा, वो काम सॉफ्टवेयर वाला पार्ट करेगा। फिर माई बॉडी इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, जो मेरा शरीर है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, यानी हार्डवेयर डिवाइस है। तो ये हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का डिफरेंस समझा, एक बॉडी से कंपेयर किया। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, काफी महत्वपूर्ण है, वो है कि मेरे थॉट्स मेरी रचना है, मेरे विचार मेरी खुद की ही रचना है। अक्सर करके हम सोचते हैं कि बाहर जो समस्या आई है वो इसका कारण है, बाहर जैसी समस्या आएगी वैसे विचार तो चलेंगे ही, ये तो नेचुरल है। आज दिन तक हम यही सुनते आए हैं। लेकिन आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि भाई अगर ऐसा होता कि मेरे विचार मेरी रचना नहीं है, बाहर की जो परिस्थितियां उन पर डिपेंड करती है, तो वो सबके लिए तो सेम होनी चाहिए थी ना। जैसे किसी ऑफिस की बात करें, वहां कंपनी का मालिक है,
वो अपने कर्मचारियों को डांट लगाता है। उन्होंने 10 लोगों को बुलाया, 10 लोगों को डांट लगाई। अब डांट तो एक जैसी लगाई सबको, एक ही टाइम पे लगाई, एक ही आदमी था डांट लगाने वाला, लेकिन क्या हुआ, सबके रिस्पॉन्स अलग थे, सबने उसको सोचकर अलग अलग थॉट्स क्रिएट किए। किसी ने 5 मिनट में भुला दिया, किसी को 5 घंटे लगे, किसी को पूरा दिन ही उस बारे में विचार चलते रहे, और कोई तो 5 महीने भी नहीं भूल पाए। तो सबके लिए सिचुएशन तो सेम है, लेकिन सबने अपने अपने अनुसार अपने अपने विचार क्रिएट किए। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो जाती है कि हमारे विचार हैं वो हमारी ही रचना है। जैसे आज जो बाहर का माहौल है, चुनौतीपूर्ण माहौल है, वायरस का प्रकोप है, तो इस समय भी सबके मन में कोई ज्यादा डरा हुआ है, कोई कम डरा हुआ है। कोई लोग आज मेंटली स्टेबल हैं, कई लोग घबराते हैं कि बाहर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे विचार चलते हैं। तो अगर सेम सिचुएशन है तो सबके लिए वो सेम तरह से इफेक्ट होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ हमें ये समझने की बात है, इसको अंडरलाइन कर रहे हैं बार बार, कि मेरे विचार है वो मेरी ही रचना है। जब ये समझते हैं हम, तो और ज्यादा हम कंट्रोलिंग पावर हमारी खुद पे आ पाती है। अब वो पहेली, एक ऐसी अनसुलझी पहेली जिसको सदियों से हर कोई खोजता रहा है। शास्त्रों में दशकों से, सदियों से इसके ऊपर काम होता रहा है, लेकिन आज तक कोई इसको पता लगाने में सफल नहीं हो पाया। तो आज हम इसी पहेली को देखेंगे। पहले दिन इस राजयोग मेडिटेशन के इसी पहेली का हल ढूंढेंगे। तो चलते हैं हम इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर। खुद को जानना। आपके सामने स्क्रीन पर एक हड्डियों का ढांचा दिखाई दे रहा है। ये 5 तत्वों का पुतला है। 5 तत्व यानी 5 एलिमेंट्स, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और हवा। तो इन 5 से मिलकर ये पुतला बनता है। और जब डेथ हो जाती है किसी की, तो उसको जला देते हैं, तो ही वो उस समय, वो कहते हैं मिट्टी से ही जन्म लिया था, मिट्टी में ही मिल गए, अक्सर करके हम सुनते हैं। तो जैसे वो जलाने के बाद में जो राख होती है वो मिट्टी में मिल जाती है, उसको गंगा जी में फिर बहाते हैं, नदियों में बहाते हैं, पानी में, तो पानी में मिल जाती है। आग से उसको जलाते हैं, हवा में, हवा आकाश में फैल जाती है। तो जो कहने का मतलब है 5 तत्वों से बना हुआ पुतला है वो अलग है। और जब, क्योंकि अगर हम होते, अगर मैं मानो कि मैं खुद को ये स्केल्टन कहूं या बॉडी कहूं, तो जब डेथ हो गई उसमें भी तो कहने चाहिए थे, उस समय नहीं कहते। अब वो एनर्जी जब से निकल जाती है, एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट, जिसको हम सोल भी कहते हैं, द कॉन्शियंट बीइंग उसको कहते हैं, जब वो इसमें रहती है तब तक हम उसको ह्यूमन बीइंग कहते हैं। ह्यूमन माना मिट्टी होता है, ह्यूमस होता है। बीइंग माना द बीइंग, कॉन्शियंट बीइंग, द एनर्जी, वो एनर्जी है। जब वो एनर्जी निकल जाती है तो केवल हड्डियों का ढांचा बचता है। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल हम देखेंगे। मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत बुरी तरह का एक्सीडेंट हुआ है, बड़ी चोट आई है, और जब डॉक्टर कहता है कि पेशेंट को ऑपरेशन वार्ड में लेके जाओ, आईसीयू में लेके जाओ, तो उस समय क्या बोला, पेशेंट को लेके जाओ। लेकिन जब जो ही वो एक्सपायर हो जाता है, तो वही डॉक्टर जो कुछ समय पहले पेशेंट बोल रहा था, अब वो डॉक्टर का कहने का तरीका बदल जाता है। वो कहता है डेड बॉडी को बाहर लेके जाओ। जो पेशेंट था वो डेड बॉडी बन गया है, माना कुछ निकल गया है। वो क्या निकल गया था, वो एनर्जी, जो सोल थी, वो शक्ति थी, वो आत्मा थी, वो रूह थी, जो भी नाम अलग अलग नामों से बोल सकते हैं, लेकिन जो कॉन्शियंट बीइंग थी, चैतन्य शक्ति जो थी, पॉइंट ऑफ लाइट जिसकी शेप है, वो निकल गई थी। तो केवल हड्डियों का ढांचा बच गया। जब बच्चा जन्म लेता है, माता के वोम्ब में होता है, तब जो आत्मा प्रवेश करती है आके, तब जाके वो बच्चा हलचल करने लगता है। तो ये एक एनर्जी होती है, शक्ति होती है, वो जब तक है तब तक अस्तित्व है ह्यूमन बीइंग का, वो नहीं है तब अस्तित्व नहीं है। इसी को हम और भी ज्यादा क्लियरिटी से कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, जिससे हमारे लिए बहुत ही स्पष्ट हो समझना। आपके सामने एक कंप्यूटर दिखाई दे रहा है। ये कंप्यूटर रखा हुआ है ऑफिस में, लेकिन ये वहां से जब ऑफिस में जाएंगे तब इसको चलाएंगे। तो ये जाके इन्होंने अपना कंप्यूटर ऑन किया, बिना जब तक वो ऑफिस नहीं पहुंचते, क्या कंप्यूटर अपने आप चल सकता है? नहीं चल सकता। उसको लॉगिन करना पड़ेगा, उसमें पासवर्ड डालने पड़ेंगे, तब जाके वो चल पाएगा। तो ठीक वैसा ही संबंध हमारे शरीर का और हमारी आत्मा, एनर्जी, कॉन्शियंट बीइंग का है।
जब वो उसमें मिलती है तब जाके ह्यूमन बीइंग बनता है। आपके सामने दिखाई दे रहा है कि एक मोती है, वो सेल के अंदर है। वो सेल से बंद अगर है तो हमें मोती नहीं दिखाई देता। ड्राइवर गाड़ी के अंदर है, मकान का मालिक मकान के अंदर है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं देता इसका मतलब ये तो नहीं कि वो है नहीं। मोती दिखाई नहीं दे रहा कवर से, इसका मतलब ये तो नहीं वो है नहीं। ठीक वैसे ही शरीर ही दिखता है हमें, वो आत्मा दिखती नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं वो है नहीं, वो है। अगर वो ना होती तो फिर जब डेथ होती किसी की, जब डेड बॉडी ले जा रहे होते तो उसको यूं क्यों कहते कि जला दो, उसको रखो नहीं। कुछ चीजें होती हैं जो हम देख सकते हैं, कुछ चीजें होते हैं जो हम केवल समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें, बिजली का वायर है, उसमें से करंट का फ्लो होता है। अगर हम कहें हम इसको छुएंगे, हमें देखना है कैसे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, बिजली कैसे जा रही है तारों के अंदर से, और हम छुएंगे तो हमें करंट लगेगा, झटका लगेगा बिजली का, तो हम उसको फील कर सकते हैं। वी कांट सी थ्रू दीज फिजिकल आईज, हम नहीं देख सकते। तो कुछ चीजें हमें समझनी होती हैं, कुछ आत्मा का भी हमें ऐसे ही इसको समझना है। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं कि जो प्रूफ करता है कि आत्मा है वो कॉन्सेंट बीइंग है। हम किचन में मान लो कोई फ्रूट काट रहे हैं और हमारे अंगुली में कट लग जाता है, अंगुली कट जाती है तो हमें पेन का फील होता है। लेकिन डेड बॉडी जो होती है उसका पोस्टमार्टम करते हैं, कितनी कट काट फाट करते हैं उसमें, बहुत ज्यादा, लेकिन उसको कोई फीलिंग नहीं होती। तो वो जो फीलिंग है वो किस कारण हो रही थी? जब तक वो चैतन्य शक्ति है, आत्मा है, इटरनल एनर्जी है, कॉन्सेंट बीइंग है, तब तक हमें वो चीज फील होती है। अब एक और डिफरेंस, हम कुछ डिफरेंस देखें इनर और आउटर सेल्फ। हमने देखा आउटर सेल्फ वो बॉडी है जो दिखता है, और इनर जो बीइंग है वो सोल है। तो पहला जो डिफरेंस है वो फिजिकल है। बॉडी है हमारा शरीर, वो फिजिकल है, दिखता है इन आंखों से। सोल है वो नॉन फिजिकल है, वो नहीं दिखाई देती। बॉडी है वो मोर्टल है, यानी जन्म मरण में आती है। आत्मा है वो जन्म मरण में नहीं आती है। हमारा शरीर वो टेम्परेरी है, कुछ उम्र होती है कि 50 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल तक जिएगा, लेकिन आत्मा इटरनल है। आपने अगर शास्त्र पढ़े हो, आपने अगर गीता पढ़ी हो, तो आपको पता होगा उसके चैप्टर 2 के अंदर, अध्याय 2 के अंदर 23 नंबर जो श्लोक है, उसमें लिखा है कि आत्मा को, जो सोल है, जो एनर्जी है, उसके गुण बताए हैं। उसमें बताया है कि आत्मा को न तो अग्नि जला सकती, न पानी भिगो सकता, न हवा सुखा सकती, और ना ही अस्तर शस्त्र उसको काट सकते। तो जब उसको कोई मार ही नहीं सकता, उस पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं डाल सकता, तो वो इटरनल है। उसके बाद जो आखिरी जो डिफरेंस है बॉडी और आत्मा के अंदर, वो है कि जो बॉडी है वो नॉन कॉन्सियस है, वो चैतन्य नहीं है, वो जड़ है। लेकिन हमारी जो आत्मा है वो कॉन्सियस में है, वो अलग अलग फीलिंग्स कर सकती है, सोचना, सुख, शांति, खुशी, गुस्सा, प्रेम। तो ये सारी तभी हम क्रिएट कर सकते हैं जब हम आत्मा की उपस्थिति रहती है हमारे शरीर में, तभी इसकी अनुभूति करी जा सकती है। उसके बिना इसकी अनुभूति नहीं करी जा सकती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सोल इज द मास्टर। अब हमें पता लगा कि राजा है हम, आत्मा राजा है, आत्मा किंग है, सोल इज द मास्टर, मालिक है, मास्टर ऑफ दिस बॉडी, इस पूरे शरीर की मालिक है, कंट्रोलर है इन पांचों कर्मेंद्रियों की, इन 5 सेंसेस की। हमारे 5 सेंसेस हैं आंखें, कान, नाक, जीभ और हमारी त्वचा। तो जब खुद को आत्मा समझते हैं तो हम खुद को मास्टर समझते हैं। तो जो भी काम हम करना चाहें, आंखों से हम जो कराना चाहे वो करा सकते हैं, कानों से जो सुनना चाहे वो सुन सकते हैं, जीभ से जो खाना चाहे वो खा सकते हैं, और जो ना खाना चाहे वो खुद को रोक सकते हैं उसके लिए। लेकिन जब हमें पता ही नहीं कि हम आत्मा है और हम खुद को शरीर समझते हैं, तो क्या होता है? तो हमारा कंट्रोल नहीं रहता, हम आलस अलबेलेपन में रहते हैं। हम कहते हैं हम ऐसा बोलना नहीं चाहते थे लेकिन मुख से निकल गया, हम कुछ कहना नहीं चाहते लेकिन मेरे मुख से निकल गया, कुछ खाना नहीं चाहते थे लेकिन खा लिया, टेस्ट में आके खा लिया। किसी को डायबिटीज है मान लो, डॉक्टर ने कहा भाई मीठा मत खाना, चीनी मत खाना, लेकिन जो ही प्लेट में सामने गुलाब जामुन आते हैं तो कोई नहीं, छोटा सा टुकड़ा खा लेता हूँ बस, थोड़ी देर, फिर पता लगता है, फिर पछताते हैं कि भाई नहीं खाना था।
तो वो क्यों हुआ कि वो कंट्रोलिंग पावर नहीं रही, जीभ पर नहीं रही। ऐसे ही पांचों कर्मेंद्रियों पे कंट्रोलिंग पावर नहीं रहती है जब हमें पता नहीं होता है। तो जब हम खुद को आत्मा समझते हैं, खुद को एनर्जी समझते हैं, खुद को मालिक समझते हैं इस बॉडी का, तो हम इन पांचों कर्मेंद्रियों के कंट्रोलर बन जाते हैं। जैसा चाहे वैसे इनको सही दिशा में सही काम करवा सकते हैं। उसके बाद 3 फैकल्टीज ऑफ सोल आप सामने देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। भ्रकुटी के बीच, दोनों आंखों के बीच में एक चमकता सितारा आपको दिख रहा है, पॉइंट ऑफ लाइट, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, एक डॉट जैसा, एक बिंदु जैसा। तो वो आत्मा की सीट होती है। माताएं बहनें बिंदी भी वहीं लगाती है। हमारे जो परंपरा होती है, रीति रिवाज होते हैं, उसमें तिलक लगाने का जो परिधान चला हुआ है वो भी हम यही मस्तक में लगाते हैं। तो वो हमें आत्मिक स्मृति का भान दिलाने के लिए ही लगाते हैं। आत्मा की अगर सीट देखें एग्जैक्ट में, आत्मा कहाँ रहती है, तो उसकी लोकेशन दोनों आंखों के बीच, भ्रकुटी के मध्य। यहाँ से अगर हम सामने से सीधी रेखा खींचते हैं अंदर की तरफ ब्रेन के अंदर, तो वो 2.5 इंच अंदर और ऊपर से 3 इंच नीचे, जब वो दोनों सीधी लाइन खींचेंगे, वहां पे जो लाइनें मिलेंगी एक दूसरे को काटेंगी, इंटरसेक्ट होंगे। हाइपोथैलेमस आपने नाम सुना होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस के पास। वहां पर ये आत्मा की सीट होती है। वहां पे रह के आत्मा इन कर्मेंद्रियों से, इन 5 सेंसेस से अपने कार्य कराती है। आत्मा इन आंखों से देखती है, इन कानों से सुनती है, मुख के द्वारा बोलती है। आत्मा मालिक है, आत्मा मास्टर है। अब ये आत्मा 3 फैकल्टीज के द्वारा अपने कार्य कराती है। ये 3 शक्तियां हैं। पहला है माइंड, माइंड यानी मन। दूसरी है इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट यानी बुद्धि। तीसरा है संस्कार, संस्कार यानी हमारी आदतें, हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारे रिजोल्व। कोई भी काम हम करते हैं तो वो उसके संस्कार जो बने होते हैं वो संस्कार है। इनको हम आगे डिटेल से देखेंगे। एक चीज और यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे कि जो हमारे ये तीनों पार्ट्स हैं आत्मा के, ये कोई अलग नहीं है। ये इस बात को समझ लें कि अलग नहीं है, इसे इसके कुछ टुकड़े भी नहीं है। आत्मा जो है वो एटम शब्द से बना है। एटम होता है सबसे छोटा पार्ट, इंडिविजुअल, ऐसा भाग जिसको अविभाजित भाग जो है वो है जिसको और टुकड़े नहीं हो सकते। एटम को भी सबसे छोटा एक अविभाजित भाग बताया गया है किसी भी पदार्थ का वैज्ञानिकों ने, तो वो भाग है, इसके और आगे टुकड़े नहीं हो सकते। द स्मॉलेस्ट, द टाइनीएस्ट पार्ट, छोटी से छोटी जो इकाई हो सकती है वो आत्मा है। तो इसकी 3 फैकल्टीज हैं। जैसे एक उदाहरण से इसको समझेंगे, बहुत क्लियर होगा उससे। जैसे एक जज होता है, वो जब अपने काम पर जाता है तो उसको सभी जज साहब बुलाते हैं, लेकिन जब वो घर पे रहता है, अपनी माँ से मिलता है, तो वो बेटा बन जाता है। जब वो अपनी पत्नी के साथ होता है तो पति के तौर पे अपना रोल निभाता है। तो ठीक वैसे ही आत्मा है तो वही आत्मा, लेकिन जब वो विचार करती है तो उस समय उसको मन कहते हैं। जो भी विचार देने का काम करती है तो वो मन कही जाती है। जब वो डिसीजन लेती है, तराजू आपको दिख रहा होगा, आगे और भी क्लियर होगा, इस पे क्लियरिटी आपको मिलेगी। तो इंटेलेक्ट के द्वारा, बुद्धि के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। और जब वो आत्मा में कोई ना कोई काम बार बार करके उसकी आदत बन जाती है, संस्कार बन जाते हैं, तो आत्मा संस्कार के रूप में दृष्टिगोचर होती है, दिखाई देती है। ये हमने देखे 3 भाग आत्मा के, 3 फैकल्टीज ऑफ सोल। फिर ओरिजिनल क्वालिटीज ऑफ सोल, मुझे आत्मा की 7 ओरिजिनल क्वालिटीज है। कोई भी चीज ओरिजिनल क्वालिटी जो होती है, गुण जो होते हैं, मूलभूत गुण, आधारभूत गुण, इनेट क्वालिटी जो होती है, जो पहले से होती है। हम मोबाइल लाते हैं, मोबाइल के अंदर कुछ एप्लीकेशन पहले से ही डले हुए होते हैं, कुछ हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं प्ले स्टोर से। तो ऐसे जो ओरिजिनल क्वालिटीज हैं वो हमारी 7 क्वालिटीज हैं, जिसके अंदर हम जो कि पहले से ही हमारे मन के अंदर रहती हैं, हमारे मन, बुद्धि, संस्कार का एक अभिन्न हिस्सा होती हैं। ओरिजिनल गुणों का ये सबसे बड़ी खासियत होगी, खूबी होगी कि जब भी हम इनको कर रहे होंगे, इनको प्रैक्टिकल में ला रहे होंगे, अपने कार्य व्यवहार में इनको ला रहे होंगे, तो हमें अच्छा फील होगा, सहज फील होगा और लंबे समय तक हम इनको जारी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, गुस्सा करना। अब गुस्सा तो हम थोड़ी देर कर सकते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा तक कर सकते हैं, 1 घंटा भी कर लेंगे। लेकिन कोई कहे भाई पूरे दिन ही गुस्सा करना है, तो क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और गुस्सा करने के बाद अच्छा भी नहीं लगता है।
लेकिन जो पीस, जो हमारा ओरिजिनल क्वालिटीज है, आप देख पा रहे होंगे, पीस यानी शांति हमारा जो ओरिजिनल संस्कार है, गुण है आत्मा का, वो उसको पाना चाहती है, उसको फील करने में उसको कंफर्टेबल फील होता है। ठीक वैसे ही बाकी भी गुण हैं। हैप्पीनेस यानी सुख, लव यानी प्रेम, प्यूरिटी यानी पवित्रता, ब्लिस यानी आनंद, नॉलेज यानी ज्ञान, पावर यानी शक्ति। तो ये सातों गुण आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं, उस एनर्जी के, उस मालिक के, उस मास्टर के जो इस शरीर को चलाती है। तो जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमें अवसर मिलता है खुद के अंदर जो ये छुपी हुई सुंदरता है, ये इनर ब्यूटी है, उसको अनुभव करने का। इन चीजों को हम अनुभव कर सकते हैं और भी डीप से। जब हम और आगे ये कोर्स पूरा करेंगे तो और भी ज्यादा हमें इसमें क्लियरिटी मिलेगी, और ज्यादा हमें इस पे कमांड मिलेगी। होता क्या है जब हम खुद को शरीर समझते हैं, अब भाई कहेंगे क्या फर्क पड़ गया, हम तो शरीर समझ रहे थे, अब हम खुद को आत्मा भी समझ रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो फर्क पड़ेगा, वो आपके सामने दिख रहा है। स्लाइड पे आप देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि जब हम बॉडी कॉन्शियस में होते हैं कि मैं शरीर हूँ, इस भान से बाहर निकलकर खुद को सोल कॉन्शियसनेस में टिकाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये समझते हैं, मैं मालिक हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं इसको चलाने वाली शक्ति हूँ, मैं आंखों से देखती हूँ, मुख से बोलती हूँ, कानों से सुनती हूँ। जब ये करते हैं तो आप देखिए लेफ्ट साइड में सबसे पहले कंपेयर करते हैं। जब हम खुद को शरीर समझते हैं तो हम कंपेयर करते हैं कि फलाने से मेरा पोस्ट, मेरा पद क्या है, मेरी जॉब कैसी है, मेरी हाइट कैसी है, मेरे पैसे कितने हैं, मेरा बंगला कितना बड़ा है, मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं, तुलना करते हैं। तो उससे हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है। लेकिन जब हम आत्मा की स्थिति में टिकते हैं तो हमें एक्सेप्टेंस आती है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा सभी यूनिक है, सबका अलग अलग पार्ट है। जैसे दुनिया में दो आदमी एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक वैसे ही सारी आत्माएं हैं, सभी में अलग अलग खूबी है। तो जब हम ये समझ लेते तो हम एक्सेप्टेंस करना हमारा बढ़ जाता है, सहज हो जाता है, आसान हो जाता है, स्वीकार कर पाते हैं हम बिना कोई क्वेश्चन मन में उठाए। अगला जो है वो डिवाइड है। जब हम खुद को सही समझते हैं तो विभाजित हो जाते हैं, बंट जाते हैं धर्म में, कि अलग अलग धर्म में, कि आपका ये धर्म है, ये जाति है, ये आपका कास्ट है, ये घर है, कलर है। क्योंकि शरीर समझेंगे तो देखेंगे इनका कलर ऐसा है, इनकी हाइट, फिजिकल चीजें जो देखेंगे तो वो बांटती हैं, आपस में डिवाइड करती हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर। लेकिन जब आत्मिक स्मृति में टिकते हैं तो हम यूनाइट हो जाते हैं, हम संगठित हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। उसके बाद स्लेव ऑफ डिजायर, हम अपनी इच्छाओं के स्लेव बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं जब हम शरीर समझते हैं। और जब हम मालिक समझते हैं तो हम मास्टर बन जाते हैं, जैसा चाहे वैसा करा सकते हैं। फियर ऑफ डेथ रहता है हमें पहले, लेकिन जब हमें आत्मा की इटर्निटी का पता लग जाता है कि मैं शरीर नहीं चलाने वाली शक्ति हूँ, तो हमें ये डर भी हमारे अंदर नहीं रहता है। अब देखते हैं माइंड। जो हमने देखा, माइंड क्या काम करता है। हमारा माइंड होता है यानी हमारा मन, वो विचार उत्पन्न करता है। आप देखिए सामने स्क्रीन पर एक छोटा बच्चा है, उसके मन में ख्याल आता है चॉकलेट का, तो चॉकलेट का जो ही ख्याल आएगा वैसी उसमें फीलिंग आएगी, अच्छी फीलिंग आएगी, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। तो थॉट्स अंदर से किया, स्माइल बाहर दिखी। ठीक ऐसे ही एक छोटी बच्ची बैठी है, उसको एग्जाम का फियर है, जो उसे एग्जाम का ख्याल आता है तो वो दुखी हो जाती है, वो उसके फेस पे स्पष्ट दिखाई देता है। कहने का मतलब अंदर से विचार आया लेकिन बाहर फीलिंग के रूप में दिखाई पड़ा। तो अंदर कोई चीज है जो क्रिएट कर रही है। तो ये चीज हमें समझने की, मन है जो हमारे विचार क्रिएट करता है, वो आत्मा है, वो अंदर से सारी चीज कंट्रोल कर रही होती है। थॉट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। पॉजिटिव थॉट्स जो हमें पता है, सुख, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, दूसरे के भले के लिए, किसी को दान पुण्य करने के लिए जो विचार होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। किसी के प्रति नेगेटिव थॉट होते हैं, वो भी हमें पता है, गुस्सा, चिंता, भय, क्रोध, ईर्ष्या, जेलसी। तो ये वाले जो विचार आते हैं वो नेगेटिव आते हैं। नेसेसरी थॉट्स यानी आवश्यक विचार होते हैं, जो जरूरी होते हैं। जैसे हमें दिनचर्या में क्या करना है, हमें आज ऑफिस में जाके क्या करना है, तो जो भी विचार आते हैं वो नेसेसरी होते हैं। और आखिर में वेस्ट थॉट्स यानी व्यर्थ विचार, जो विचार हमें, जैसे फ्यूचर के ऐसे विचार है जिनसे हमें कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। पास्ट के ऐसे विचार है, कोई बात होगी उसको हम याद कर रहे हैं जिसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। फ्यूचर का प्लानिंग, वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि हम फ्यूचर की प्लानिंग ही ना करें। प्लानिंग करें, जो चीज प्रोडक्टिव है वो करें, प्लान भी बनाएं, अपनी सारा शेड्यूल बनाएं, सब कुछ करें, लेकिन ऐसी चीज जिससे मुझे कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं मिलने वाली है, कुछ आउटपुट नहीं आने वाला है, मेरा टाइम वेस्ट जा रहा है, वो चीज ना करें।
तो हम वेस्ट थॉट से, ऐसे थॉट्स को हम वेस्ट कैटेगरी में रखते हैं जो कि हमारे समय का ज्यादातर हिस्सा लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल, एक साइंटिफिक रिसर्च है कि हमारे नॉर्मल थॉट्स हैं, नॉर्मल टाइम में 1 मिनट में 35 से 50 विचार चलते हैं, और उनमें से 95% विचार जो होते हैं वो नेगेटिव या फिर वेस्ट कैटेगरी के होते हैं। तो सोचिए हमारी कितनी एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है, कितने हमारी शक्ति वेस्ट जा रही है, हमारी एनर्जी कम हो रही है इसके चलते। अब बुद्धि का काम है डिसीजन लेना। डिसीजन मेकिंग फैकल्टी जो आत्मा की, वो बुद्धि होती है। कोई भी निर्णय लेना है विचारों के आधार पर तो वो बुद्धि करती है। एनालिसिस करना किसी भी चीज का, सही है गलत है, इसको करना है या नहीं करना है, तो वो काम करती है बुद्धि। फिर संस्कार जो होते हैं, कोई भी आदत होती है जो हम बार बार रिपीट करते हैं, वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। 5 तरह के संस्कार होते हैं। पहला जो संस्कार है जो होता है वो होता है आत्मा के ओरिजिनल संस्कार जो हमने देखे, सुख शांति प्रेम आनंद, जो पहले से ही इनबिल्ट होते हैं हमारी आत्मा के अंदर, सोल के अंदर, एनर्जी के अंदर। फिर दूसरे हैं पास्ट लाइफ संस्कार, पिछले जन्मों के संस्कार जो हम लेके आते हैं। इसका एक उदाहरण देखते हैं कि कई बच्चे बचपन में ही बहुत होशियार होते हैं, उन्हें अच्छी अच्छी कलाएं आती हैं बचपन से ही। इसका मतलब ये भी नहीं कि केवल लोगों में यही डिफरेंस होगा, इसके अलावा हो सकता है एक ही माँ बाप के 2 बच्चे जुड़वा हैं, उनको एक जैसा लालन पालन मिला है, एक जैसी परवरिश हुई है, हर चीज उनको एक जैसा रखा गया है, लेकिन हो सकता है उनके इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं, उनका काम करने का तरीका अलग हो सकता है। तो वो कैसे हो पा रहा है? पास्ट बर्थ उनके संस्कार हैं, पिछले जन्म के संस्कार हैं, उनके द्वारा वो ऐसा करते हैं। अगले जो तरह के संस्कार हैं जो हमें पीयर से मिलते हैं, हमारे सगे संबंधी या हमारे जो दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनसे हमें जो मिलते हैं, वो संस्कार इस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद परिवार जनों से मिलने वाले, फैमिली से मिलने वाले संस्कार, हमारे परिवार में जो परवरिश होती है, हमें सिखाया जाता है, अनुशासन सिखाया जाता है, तो वो परिवार से मिलने वाले संस्कार होते हैं। और आखिरी तरह के संस्कार हैं वो है विल पावर से क्रिएट किए हुए संस्कार। ये बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये होते हैं दृढ़ निश्चय के द्वारा, फर्म डिटर्मिनेशन के द्वारा हमने जो बुरी आदतों को मिटाया है, अच्छी आदतों में बदला है, कुछ ऐसा काम किया है जो पॉसिबल नहीं था लेकिन हमने करके दिखाया है विल पावर के द्वारा, जो असंभव लगता था। हम देखते हैं कई लोग असंभव कार्य को भी संभव करके दिखाते हैं। हमने भी कोई ऐसी आदत होगी जो छोड़ी होगी कि बहुत मुश्किल था। कुछ लोग नशा करना छोड़ते हैं, बड़ी विल पावर से छोड़ कर रखते हैं, तब जाके वो हो पाता है। तो विल पावर से जो संस्कार है, विल पावर वाले, वो काफी इंपॉर्टेंट है। हमें हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका ये जो संस्कार है वो प्ले करते हैं। तो राजयोग मेडिटेशन में हमें जो बेनिफिट मिलता है जब हम इसको एक बार सीख लेंगे, तो एक तो हमारा माइंड है, हमारा मन, वो मजबूत हो जाता है। यानी हमारे विचारों पे हमारा कंट्रोल आ जाता है। कोई व्यर्थ विचार, गलत विचार, चिंता के विचार, भय के विचार, उन पर हमारी कमांड हो जाती है। वो हम जितना देर चाहे, जैसे विचार करना चाहिए वैसे कर सकते हैं। मन मजबूत हो जाता है। जब मन मजबूत होगा तो हमारी विचार भी पॉजिटिव होंगे। अक्सर करके हम लोगों को कहते सुनते हैं कि मुझे बहुत नेगेटिव ख्यालात आते हैं, नहीं चाहते हुए भी आते हैं। तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा मन कमजोर है। लेकिन जब हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो हमारा मन मजबूत हो जाता है। उसके बाद हमारी जो इंटेलेक्ट है यानी बुद्धि है, वो भी मजबूत बनती है। बुद्धि जब मजबूत होगी तो क्या होगा? हम निर्णय सही समय पर, सही टाइम पर सही निर्णय ले पाएंगे। कहते हैं जो व्यक्ति सफल होते हैं वो सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं, वही लोग ज्यादा सफल होते हैं। तो जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारी बुद्धि निर्णय कर पाती है कि क्या सही है क्या गलत है। आजकल हम कोई निर्णय ले लेते हैं, फिर पछताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना था, उस समय मुझसे गलती हो गई, और पूरा जीवन ही खराब हो जाता है कई बार तो इसके चलते। तो लेकिन जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो क्लियरिटी से हम चीजों को देख पाते हैं, और जब हम मालिक बनकर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो बिल्कुल सही डिसीजन, जो हमारे फ्यूचर के लिए भी अच्छा होता है और हमारे भविष्य को और भी ज्यादा उज्जवल बनाता है। और आखिरी जो चीज हमें बेनिफिट मिलता है वो हमारे संस्कार जो है वो बदल जाते हैं, वो परिवर्तन हो जाते हैं। आदतें जो हम सालों से प्रयास कर रहे थे खुद को बॉडी समझ के, लेकिन नहीं कर पा रहे थे उनको चेंज, लेकिन अब जब स्मृति आई कि मैं मालिक हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं मास्टर हूँ इस शरीर की, जो चाहूँ इन कर्मेंद्रियों से, इन 5 सेंसेस से करना चाहूँ वो कर सकती हूँ, तो ये संस्कार परिवर्तन भी काफी आसान हो जाता है। और इसको ओवरऑल हम एक पैकेज कहें तो पॉजिटिव पर्सनैलिटी चेंज का, सकारात्मक व्यक्तित्व परिवर्तन का ये एक आधार बनता है राजयोग मेडिटेशन। अब हम जो भी हमने देखा एक जल्दी से उसकी समरी करेंगे, फिर हम इसको पूरा करते हैं। सामने आपको आधार कार्ड दिख रहा है,
किसी का आधार कार्ड होता है, उससे हमें उसके नाम का पता लगता है। हमने खुद को समझा हम शरीर को चलाने वाली शक्ति है। एक छोटा सा एग्जांपल, जब भी हमारे कोई चीज होती है, मोबाइल है जैसे, तो मैं क्या बोलता हूँ, उसको कहता हूँ मेरा फोन है। और मेरा जब सिर दर्द कर रहा होता है, मैं कहता हूँ मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। तो कोई दूसरी चीज है जो करी है, मेरा हाथ है, मेरा सिर है, मतलब मैं ये शरीर नहीं हूँ, कोई अलग एंटिटी है, अलग कॉन्शियस बीइंग है, चैतन्य शक्ति है। तो वो चैतन्य शक्ति आत्मा है, सोल है, एनर्जी है, कॉन्शियस बीइंग है, जिसको रूह कहें, आत्मा कहें, जो भी कहना चाहें वो कह सकते हैं। तो जो आज हमने समझा कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है, मैं हूँ सोल, एनर्जी, आत्मा, रूह, जो भी नाम से हम बुलाना चाहे बुला सकते हैं, वो शरीर को चलाती है। उसके बाद शेप कैसी होती है, हमने देखा पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु सितारा, कहा भी गया है अजब सा चमकता है सितारा, तो वो बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट जैसा है। उसके बाद एड्रेस कहाँ है, हमने देखा सेंटर ऑफ द फोरहेड, दोनों आंखों के बीच में, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में आत्मा की सीट होती है, लोकेशन होती है। उसके बाद फैकल्टीज हमने देखी, 3 फैकल्टीज, माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार। यानी मन जो विचार देता है, इंटेलेक्ट जो डिसीजन लेती है, संस्कार जो हमारी आते हैं। उसके बाद क्वालिटीज, हमने 7 ओरिजिनल क्वालिटीज देखी, प्यूरिटी, पीस, लव, ब्लिस, हैप्पीनेस, नॉलेज, पावर। पवित्रता, शांति, प्यार, आनंद, सुख, ज्ञान और शक्ति। तो ये चीजें हमने देखी। तो अब इसको हम अच्छे से अभ्यास करेंगे आने वाले दिनों में। जब भी हम कोई काम करें, चाहे कुकिंग कर रहे हो हैं, या हम बात कर रहे हैं किसी से, या हम कोई काम कर रहे हैं, या फिर भले ही हम सो रहे हैं, तो जब हम आत्मिक स्मृति का अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा इन हाथों से ये काम करवा रही हूँ, मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूँ, मैं आत्मा इस मुख से बोल रही हूँ, बार बार में अभ्यास करना है, घंटे में 1 बार ट्राई करना है पॉसिबल हो तो, अगर फिर भी संभव नहीं है तो एटलीस्ट सोने से कुछ देर पहले और उठने के तुरंत बाद हमें खुद को आत्मिक स्मृति में टिकाना है, स्थिर करना है। तो हम अब कुछ देर 2-3 मिनट के लिए मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। जो भी क्वेश्चन है आपको, आपने चैट में लिखे होंगे या बाद में हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो कुछ देर बिल्कुल अलर्ट होके बैठेंगे, हाथ में कोई भी चीज पकड़ रखी है उसको छोड़ देंगे, फुल रिलैक्स। और जैसी कमेंट्री आपको दी जाए वैसे ही हमें उसका अभ्यास करना है। चारों तरफ से बुद्धि को हटाते हुए Saban, is it audible? सिर्फ अपने आप को देखने का अभ्यास करें Commentary कि is मैं audible. कौन हूँ। इस शरीर को चलाने वाली Vivek bhai, it is not audible. ओके, ओम शांति। तो आप बिल्कुल अलर्ट होके बैठेंगे, खुद को चमकता हुआ सितारा देखिए, जैसे सामने आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, दोनों आंखों के बीच शाइनिंग स्टार। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। इस शरीर रूपी गाड़ी की मैं आत्मा ड्राइवर हूँ।
मैं आत्मा इन आंखों के द्वारा देखती हूँ। कानों के द्वारा सुनती हूँ। मुख के द्वारा बोलती हूँ। मैं आत्मा मेरी पांचों कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मन मेरी निर्णय करने वाली बुद्धि को विचार देने वाली शक्ति है। बुद्धि जब निर्णय लेती है तो वो आदत बन जाती है। अब मैंने जान लिया है कि मैं आत्मा मालिक हूँ, राजा हूँ इस शरीर की। अब मैं आत्मा जब भी दिन भर कोई भी काम करूँ तो इसी स्मृति के साथ, इसी रिमेम्बरेंस के साथ करूँगी कि मैं आत्मा इन हाथों से वो काम करवा रही हूँ। धीरे धीरे वापस लौटेंगे कॉन्शियसनेस में। ओम शांति। Thank you. Sitha Ben, over to you. If any questions are there and any other activity that you would like to continue. Thank you. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Vivek Bhai, for this beautiful session. So I hope सभी ने बहुत ध्यान से सुना होगा इस बीइंग के बारे में, that we are not a body but we are a soul. और हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिला होगा कि हम सोल हैं। चलिए अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। I would like to involve you all in this activity, which is based on the 7 qualities of our soul. I would like you all to to listen to it properly and take part in it when required. So, this is a memory game. This is a memory game test. So I will give you 7 words and you have to remember those 7 words. I would also help you to remember those 7 words. So I start the game now. My first word is jamun. My second word is patang. If you want, you can note it down, but since it is a memory game, you should not note it down and try to, put it in your brain and recall it when needed. So first word is jamun and second word is patang. Third is asman. Fourth is panchi. Fifth is फूलों का बगीचा. Sixth is छोटा बालक. And seventh word is तिलक. तो अभी एक स्टोरी के बेसिस पे हम इन्हीं 7 वर्ड्स को दोबारा याद करने की कोशिश करते हैं. तो स्टोरी इस प्रकार है कि मैं जामुन के खेत में गई और मैंने भर पेट जामुन खाए. मैंने भर पेट जामुन खाने के बाद पतंग उड़ाई. पतंग आसमान में उड़ाई. आसमान में बहुत सारे पंछी थे. वो पंछी फूलों के बगीचे में जाकर बैठ जाते हैं.
फूलों के बगीचे में एक छोटा बच्चा भी था और छोटा बच्चा के माथे पे तिलक था। तो अब इन 7 शब्दों को हम अपनी 7 क्वालिटीज के साथ जोड़ेंगे कि जब मैंने जामुन खाए तो मुझे बहुत आनंद आया। तो मैं कौन सी आत्मा बन जाती हूँ? मैं आप सबसे पूछती हूँ, आपने 7 क्वालिटीज पढ़ी, तो जब आपने जामुन खाया तो आप आनंद स्वरूप आत्मा बन गए। जब आपने पतंग उड़ाई तो पतंग उड़ाने के लिए आपको ज्ञान चाहिए, तो आप नॉलेजफुल सोल बन गए। जब आपने आसमान में पतंग उड़ाई तो आसमान की स्थिरता के कारण आप पीसफुल सोल बन गए, शांत स्वरूप आत्मा। जब आपने देखा कि आसमान में बहुत सारे पंछी बहुत प्रेम से उड़ रहे थे, तो देन यू कैन कॉल योरसेल्फ आई एम अ लवफुल सोल। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। जब वो पंछी फूलों के बगीचे में जाकर बैठ जाते हैं तो आपको फूलों के बगीचे में बैठने से बहुत सुख मिल रहा है, तो आप कौन हुए? मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। फूलों के बगीचे में एक नन्हा छोटा बालक भी था जिसके चेहरे पे बहुत रूहानियत थी। तो इसीलिए अब आप क्या बन गए? मैं एक प्योर सोल हूं, मैं पवित्र सोल हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। और उस छोटे बालक के मस्तक पर एक तिलक था। एक शक्ति का स्वरूप होता है, तो मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। तो मैं अब आप ही से पूछना चाहूंगी, मैं इन्हीं शब्दों को 7 वर्ड्स को दोबारा रिपीट करूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी कि आप कौन सी अपनी क्वालिटी याद करते हैं उस वर्ड से रिलेटेड। सो आई विल अनम्यूट यू one by one, and after that we will handle your queries after this activity. And I would like to tell you कि जो हमें 10-15 मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं इस सेशन को कंप्लीट करने के लिए, वो इसलिए भी हैं क्योंकि आज हमने इस सेशन में गाइडलाइंस भी शेयर करी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। So coming back to this activity, I will call out those words one by one and I will unmute you one by one and will ask you कि which quality are you. So अगर मैं आपको वर्ड देती हूँ जामुन, तो आप कौन सी सोल हैं? क्या ईशान आप हमें बताना चाहेंगे? जामुन, आनंद स्वरूप आत्मा। वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछती हूँ पतंग, तो आप कौन सी सोल हैं? ज्ञान स्वरूप। वेरी गुड, क्योंकि पतंग उड़ाने के लिए मुझे ज्ञान चाहिए, तो मैं ज्ञान स्वरूप, आई एम अ नॉलेजफुल सोल। अगर मैं बोलती हूँ तिलक, तो अब मैं पूछती हूँ किनसे पूछे? अनमोल, अनमोल आर यू हियर? नो, ओके। अक्षित, वुड यू लाइक टू आंसर? अगर मैं बोलती हूँ तिलक, तो तिलक से आपको क्या याद आता है कि आप किस प्रकार की सोल हैं? आप शक्तिशाली सोल हैं। तिलक एक शक्ति का स्वरूप है, आप शक्तिशाली स्वरूप हैं। अगर मैं बोलती हूँ छोटा बालक, तो आप किसके स्वरूप हैं? आप, क्योंकि छोटे बालक में बहुत रूहानियत होती है उसके चेहरे पे, तो आप प्योर सोल हैं। अगर मैं बोलती हूँ फूलों का बगीचा, तो दीक्षा दीदी, दीक्षा दीदी, कविता दीदी, जॉय, आई एम जॉयफुल सोल, सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्योर आत्मा हूं। अगर मैं फूलों के बगीचे में हूं तो मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। तो इस तरीके से इन 7 वर्ड्स के साथ मैंने अपनी 7 क्वालिटीज को याद रखा। आप भी इसी तरीके से इसको याद रख सकते हैं, अपनी सोल की 7 क्वालिटीज को। So now we will take up the queries. If you all have any queries, you may please raise your hand. We will take 2 to 3 queries.
in today's session. If we will see that there are more queries, because we have a limitation of the time, then we will handle the queries on Wednesday. We will keep another session of, like, it will be a Q&A round where we can handle all your questions. If there are more, then we will handle it on Wednesday. We will share the link and the time with you. And if you have any specific things in your mind, specific problem in your mind that you want to discuss or share with us, you can do that on Wednesday with us. So please raise your hands for the queries or write it down in the chat window. We are waiting for it. Anyone? Any query? किसी को कोई क्वेरी नहीं है? सब कुछ समझ में आ गया? Need no more clarity? ओके, सो मुझसे शक्ति अरोड़ा जी ने ये क्वेश्चन किया है कि हाउ कैन आई स्टॉप माय डिस्ट्रैक्शन, एंड देन वी विल टेक अनदर क्वेश्चन फ्रॉम अनुज आहूजा, बट आफ्टर दिस फर्स्ट क्वेश्चन, so please wait, Anuj, brother Anuj. So first question is, how can I stop my distraction? Vivek bhai, would you like to answer that query? Yes, sir. डिस्ट्रैक्शन अगर हमें रोकना है तो पहले हमें उसके कारण को जानना पड़ेगा कि ये डिस्ट्रैक्शन हो क्यों रहा है। जैसे हम पढ़ाई करने बैठते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, हम पढ़ाई करने बैठे हैं लेकिन हमारा मन भटक रहा है, उसका क्या कारण है? उसका कारण हमने देखा कि जो हमने एक तो मेडिटेशन का अभ्यास नहीं किया है, क्योंकि मेडिटेशन के अभ्यास से हमने देखा हमारी कंट्रोलिंग पावर आती है, क्योंकि हमने अब तक खुद को शरीर समझा और हम पढ़ने बैठे हैं लेकिन थॉट्स हमारे अलग अलग चल रहे हैं। तो डिस्ट्रैक्शन को अगर रोकना है तो पहले तो हमें अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा, टाइम सेट करना पड़ेगा, और हम मेडिटेशन का जब हम अभ्यास करेंगे तो हम इसको कर पाएंगे। तो हमें पहले हमारा टाइम, एक प्लानिंग न होने के नाते हम इसमें हमें सामना करना पड़ता है डिस्ट्रैक्शन का। तो हम कम से कम हमारे टारगेट को केवल ध्यान में रखें, हमारा एक बजट बनाएं, जैसे बजट की तरह हम ऑडिट बनाएं अपना, तो हम डिस्ट्रैक्शन से बच पाएंगे। एक प्रॉपर प्लानिंग न होने के कारण, एक ऑब्जेक्टिव ना होने के कारण हमारी जो एनर्जी है वो चैनलाइज नहीं हो पाती, फोकस नहीं हो पाती, उसके चलते हमारे डिस्ट्रैक्शन बढ़ते रहते हैं और बाद में हमें पता लगता है कि हमारा काफी समय वेस्ट चला गया। तो जो हमने देखा थी, टैगलाइन भी देखी थी, थिंक लेस, थिंक स्लो, थिंक बेटर। तो जब हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो ये समस्या से हम निजात पा लेते हैं। थैंक यू। ओम शांति। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। और भी शिखा बहन और एनी अदर फैसिलिटेटर वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग, देन दे कैन आल्सो मेड सम एडिशन। Thank you. Yes, thank you, brother Vivek. So I hope you have got the answer to your query, that how can I stop my distraction. Basically यही इसी पॉइंट से शुरू भी किया था कि हम जो मन हमारा इतना भटक रहा है, हम उसके राजा हैं, लेकिन हमने अभी मन को ही सारा कंट्रोल दिया हुआ है कि तुम्हें जैसे मुझे चलाना है चला लो। तो हम यही राजयोगा मेडिटेशन से सीख रहे हैं शक्ति जी की हमें खुद पे कंट्रोल करना है, हमें डिस्ट्रैक्शंस हो भी रही हैं तो वी हैव टू ब्रिंग अस बैक टू अ पॉइंट व्हिच इज मोर नीडेड देन थिंकिंग वेस्ट थॉट्स। इसके बाद आई वुड रिक्वेस्ट ब्रदर अनुज टू शेयर हिज क्वेश्चन विद अस। Okay, I think he has left. So now I will take up the query of Sheena Jain. She's asking how to remain positive in between negative people. How to remain positive in between negative people. Vivek brother? जी ओम शांति। जैसा कि सवाल पूछा है कि हमारे चारों तरफ तो नेगेटिव विचार वाले लोग हैं जो कि पूरे दिन ऐसी बातें करते हैं, बुरी बातें ही करते हैं, पांचों जो
कर्मेंद्रिय हैं उनके बस में नहीं है, और जैसा बोलते हैं उनका बोलना, उनका खाना पीना, उनका बोलचाल, जो आपस में गपशप करते हैं वो तो सही नहीं है, तो फिर मैं खुद को कैसे सही रखूं, उनके बीच में कैसे हम पॉजिटिव रहें। बिल्कुल आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जहां तक अगर हमें पॉजिटिव रखना है तो पहले हमें एक छोटी सी इमेज बनानी पड़ेगी। ब्रह्मा कुमारीज में कहते हैं कि जैसे एक हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, हमसे शुरुआत होगी। जैसे एक बात करें हम, जो गुलाब का फूल होता है वो कांटों के बीच ही खिलता है, और उसको दूसरा उदाहरण ले, अगर जैसे कोई एक अगरबत्ती है तो वो पूरे रूम में अगर कहीं है उसको जला देते हैं तो वो चारों तरफ, अगर वहां खुशबू नहीं है तो भी खुशबू फैला देती है। तो अगर पॉजिटिव रहना है हमें तो पहले हमें खुद पे कंट्रोलिंग पावर चाहिए, हमें अपना इंचार्ज बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम वश में आ गए तो जो लोग कहेंगे वो हमारे मन पर असर हो जाएगा, वो जैसे भी बातें करेंगे उसका हमें संग का असर हो जाएगा, हमें जो बात बताएंगे वो हमें लगेगा ये तो सही बात कर रहे हैं, और हम न चाहते हुए भी उनके जैसे बन जाएंगे, क्योंकि हमारी कंट्रोलिंग पावर नहीं है। बाकी लोग जो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं उन्होंने अपने थॉट्स हैं वो नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, इस कारण वो नेगेटिव है, उनके काम भी नेगेटिव है, क्योंकि जैसा हम विचार देंगे खुद को वैसा ही हमें नतीजा मिलेगा, जो हम बोएंगे वही तो हम काटेंगे ना। तो अगर हमें पॉजिटिव रहना है तो हमें सबसे पहले खुद का मालिक बनना पड़ेगा, खुद का कंट्रोल अपने हाथ में रखना पड़ेगा। जब हम ऐसा करेंगे तो जाहिर तौर पर हम कितने भी नेगेटिव लोग क्यों ना हो, हम क्यों बदले, हम शक्तिशाली है ना, मैं पावरफुल सोल हूँ, मैं क्यों बदलूं। लोग बदले ना, लोग मुझे देख के नेगेटिव भी पॉजिटिव को मैं तब्दील कर दूं, उनको बदल दूं सकारात्मक में, वो मेरी एक जीत होगी, वो मेरी एक कंट्रोलिंग पावर की एक जीत कही जाएगी। तो जाहिर तौर पर अगर आप मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो आप आराम से बिना किसी चिंता के वहां भी आप राजयोग का अभ्यास कर सकते हैं। तो आपको इसका आसानी से बिना किसी फिक्र के, चिंता के सोचना भी नहीं पड़ेगा कि नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाए, वो खुद ही आपको देख के बदल जाएंगे। खुद बदलेंगे तो लोग भी बदलेंगे, पूरी दुनिया बदलेगी। थैंक यू, शुक्रिया, ओम शांति। मुझे भी इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में देने का मन है कि जैसे आपने पूछा कि पॉजिटिव कैसे रहे नेगेटिव पीपल के बीच में, मुझे तो ये लगता है कि हमें ये सोचना चाहिए कि पीपल आर नॉट डिफिकल्ट, पीपल आर डिफरेंट। सो हमें एक दूसरे का जहां तक हो सके पॉइंट ऑफ व्यू समझ के चलना चाहिए। और ऑफ कोर्स जो हमने इस लेसन में सीखा कि हमें अपने ऊपर कैसे कंट्रोल करना है, हाउ कैन वी बी द चेंज, we need to bring that change rather than asking other people to change. So we should bring that change ourselves. So next question is from Sister Shivani, and the question is how to stop worrying about things which are not in our control. How to stop worrying about things not in our control. So if anybody else other than Vivek Bhai, can I request Kavita Didi or Diksha Didi, Poonam Didi to handle this query? Okay, Diksha Yes, Didi, please. would you be able to answer this question? How to stop worrying about things not in our control? ओम शांति। मिस्टर शिवानी, जो चीजें हमारे कंट्रोल में हैं या कौन सी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसका डिसीजन भी हम लेते हैं। और कौन सी चीजें मेरे कंट्रोल में है ये मेरी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो मेन बात जो हमारी बार बार हम योगा के ऊपर लेकर आ रहे हैं वो यही है कि अपने आप को एम्पावर करें सो दैट कोई भी चीज हमें ऐसी फील ही ना हो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। और अगर वो फिर भी हमारे कंट्रोल में नहीं है तो मेरे में इतना पावर हो कि मैं उसे एक्सेप्ट कर पाऊँ बिना डिस्टर्ब हुए। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन अंडरस्टैंडिंग whether something is in my control so I should change it, and if it's not in my control I should simply accept it. It finally depends on my power, and my power today I've got to know that is also in my control whether I want to increase it or not. If I take a decision to enhance my power, today I have got a tool that is willpower, and willpower that can be enhanced by connecting to myself, by connecting to the divine.
Om Shanti. So Om Shanti, everyone. So we are ending this session since I see no other queries. But I remind you that if you have any more queries, we will have a Q&A round once again. We will keep it on Wednesday. I will share the time with you. So thank you for all of you for your cooperation. We are ending the session and we will see you next Sunday, same time, 10 a.m. to 11 a.m. So keep practicing the whole week, today and every day until we meet next, that we are not a body, we are a soul. Thank you so much. Om Shanti, everyone. So I am ending the session. So you can click, there's a leave meeting button. So you can all leave.